हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। और इस लेक्चर में हम देखेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2021-22 का AKTU का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम्स में ईजिली आप याद कर सकेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के 5 ES के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए कंप्लीट अगर हम देखें तो सेक्शन ए जो है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ड्राइंग। हमें जो है इवेपोरेशन और ड्राइंग में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हमारा आ जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर बाय अ बॉइलिंग सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम बॉईल करना स्टार्ट करें, उसके थ्रू हम जो है वाटर को रिमूव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। उसी के विपरीत हमारा आ जाता है ड्राइंग। रिमूवल ऑफ वाटर एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से ही पहले हमारा जो है टेम्परेचर पे हमारा वाटर जो है हम रिमूव कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। इसमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा इवेपोरेशन में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? लिक्विड और अ सॉल्यूशन। मतलब इसमें जो होता है हमारा कंसनट्रेटेड लिक्विड हमें फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिलता है। बट हमारा ड्राइंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा सॉलिड या फिर पाउडर। मतलब किसी भी पाउडर को हम जो है ड्राई क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है तो उसको हम रिमूव करने के लिए हम जो उसको ड्राई करते हैं। तो हमारा ड्राइंग के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो हमें सॉलिड मिलेगा, जो कि अच्छी तरीके से सूख जाएगा। बट हमारा इवेपोरेशन में जो है हमें कंसनट्रेटेड लिक्विड मिलेगा। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन फिल्ट्रेशन। हमें जो है फिल्ट्रेशन को डिफाइन करना है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग स्लरी थ्रू अ पोरस मीडियम दैट रिटेन सॉलिड। मतलब ये हमारा क्या होता है कि फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है सॉलिड को लिक्विड में से अलग कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, हम जब भी हम जो है स्लरी क्या होती है? मतलब कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें आपका जो है सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स दोनों ही एक दूसरे में मिक्स हैं, तो आपको जो है इन दोनों को सेपरेट करना है, तो उसे हम कहते हैं स्लरी। अब स्लरी को हम क्या करते हैं? हम किसी भी फिल्टर मीडिया या फिर हम पोरस मीडियम के थ्रू हम जो है उसको पास करवाते हैं, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को अपने ऊपर ही रखेगा और हमारा जो है लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं, लिक्विड कंटेंट जो होता है वो पोरस मीडियम को क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का हमें जो है डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम जो है जो कुछ इस तरीके से होता है। हमारा इसमें जो है एक बास्केट होती है, ऊपर से हमारी कंटिन्यूस फीड आती है और यहाँ पे हमारा स्कीमिंग ट्यूब लगी होती है ये वाली। और यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम जो है इसको ऊपर से फीड आती है और यहाँ जो है मोटर लगी होती है, जिसके थ्रू हमारा जो है ये बास्केट अटैच होती है। अब मोटर जो है इसको रोटेट करेगी, रोटेट होने पर इस पर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एक्ट होगी और ऊपर से हमारी फीड आएगी। तो फीड पे हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से हमारा फीड जो है वो डेंसिटी के बेस पे सेपरेट हो जाती है। अब फीड में हमारा जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो हल्के होने की वजह से ऊपर की तरफ चले जाएंगे और हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो हैवी वेट होने की वजह से, ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और लिक्विड जो है वो हमारे स्कीमिंग ट्यूब के द्वारा बाहर निकल जाएगा और हमारा सॉलिड पार्टिकल्स इसी में रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेनॉल्ड्स इक्वेशन। हमें जो है रेनॉल्ड्स इक्वेशन के बारे में बताना है। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ थिन ल्यूब्रिकेंट फिल्म बिटवीन टू सरफेस। मतलब रेनॉल्ड्स इक्वेशन क्या कहती है? मतलब रेनॉल्ड्स इक्वेशन जो है हम यूज़ करते हैं हम किसी भी फ्लो को मेज़र करने के लिए, कि हमारा जो है कोई भी हमारा फ्लो है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है उसको यूज़ करते हैं हम रेनॉल्ड्स इक्वेशन। ये कैसा होता है? हमारा रेनॉल्ड्स इक्वेशन होती है हमारी रो वी डी बाई ईटा। यहाँ रो क्या हमारी डेंसिटी और हमारा ईटा क्या हमारा विस्कोसिटी। तो इस तरीके से हमारे रेनॉल्ड्स इक्वेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन साइज रिडक्शन। हमें जो है साइज रिडक्शन को डिफाइन करना है कि साइज रिडक्शन होता क्या है। अ प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट ड्रग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो ड्रग को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं साइज रिडक्शन। आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका हैमर मिल, बॉल मिल। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट स्टेटमेंट ऑफ रोल्स लॉ। हमें जो रोल्स लॉ की इक्वेशन जो है उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। इट स्टेट दैट
solvent's partial vapor pressure in a solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction। रॉल्स लॉ क्या कहता है, हमारा सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कितना होता है, हमारा जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से हमारा रॉल्स लॉ स्टेटमेंट देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है लिस्ट द टाइप ऑफ कोरोजन। हमें जो है कोरोजन से टाइप बताने हैं कि कितने टाइप्स का हमारा कोरोजन होता है। इसमें जो हमने 4 तरह के कोरोजन होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जनरल कोरोजन, सेकंड आता है हमारा लोकलाइज कोरोजन, थर्ड आता है हमारा स्ट्रक्चरल कोरोजन और फोर्थ आता है हमारा बायोलॉजिकल कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। हमें जो सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग में डिफरेंस बताना है। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग में क्या होता है, मिक्सिंग रिक्वायर हाई पावर, इसमें जो हमें ज़्यादा पावर देनी पड़ती है। और लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है, लिक्विड मिक्सिंग रिक्वायर लो पावर, इसमें जो हमें कम पावर में भी ईजिली मिक्सिंग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लार्ज सैम्पल साइज इज़ रिक्वायर्ड। हमारे सॉलिड मिक्सिंग में जो होता है हमारा ज़्यादा बड़ा सैम्पल साइज चाहिए होता है हमें, तभी अच्छे से मिक्स हो पाएगा। और हमारा लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है, स्मॉल सैम्पल साइज इज़ सफिशेंट। और इसके लिए हमारा लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है, हमारा छोटा सैम्पल साइज भी हमारा सफिशेंट होता है अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए। और हमारा सॉलिड मिक्सिंग के एग्जांपल में क्या आ जाता है कि आपने जो है 3 तरीके की दालों को मिक्स करी है, तो वो हमारा आ जाएगा सॉलिड मिक्सिंग के एग्जांपल में। बट हमारा लिक्विड मिक्सिंग में क्या आ जाएगा, जब हम मिल्क में वाटर को ऐड करते हैं तो उसमें हम कहेंगे लिक्विड मिक्सिंग। और लिक्विड मिक्सिंग जब भी हम मिल्क को वाटर में ऐड करते हैं तो वो जो है ईजिली मिक्स हो जाएगा और बिना मतलब बहुत कम एनर्जी में भी हम उसको ईजिली मिक्स कर सकते हैं। बट हमारा सॉलिड मिक्सिंग में क्या होगा कि हम 3 तरह की दालों को हम जो है मिक्स करेंगे तो उसमें जो है हमारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारी कंज्यूम होगी उसमें अच्छी तरीके से मिक्स करने में। तो इस तरीके से हमारा सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन। हमें जो है सेंट्रीफ्यूगेशन को डिफाइन करना है। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ डबल कॉन ब्लेंडर। हमें जो है डबल कॉन ब्लेंडर के एडवांटेज बताने हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से। मतलब किसी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से हम जो है पार्टिकल्स का सेपरेशन करेंगे उनकी डेंसिटी के बेस पे, कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो हमारा अलग सेपरेट हो जाएंगे और जिनकी डेंसिटी कम है वो हमारा अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो उसके बेस पे हम जो है पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेज देख लेते हैं डबल कॉन ब्लेंडर के। ईजी टू क्लीन, लोड एंड अनलोड ईजी है इसका, और रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस। इसमें जो है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमारी कम आती है। हैंडल लार्ज कैपेसिटी, और हमारा लार्ज कैपेसिटी को भी इजीली हैंडल कर सकता है। तो ये हमारे एडवांटेज थे हमारे डबल कॉन ब्लेंडर के। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं जिसमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा पूरा सेक्शन बी जो है वो हमारा 20 मार्क्स का हो जाता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ बॉल मिल विद सूटेबल डायग्राम। हमें जो बॉल मिल को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। चलिए इस देखते हैं। इसमें हमारा आ जाता है बॉल मिल। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो हमारी बॉल मिल की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है। हमारे इसमें स्टैंड होता है। स्टैंड जो है वो हमारा शाफ्ट से कनेक्ट होता है और ये शाफ्ट जो है वो हमारी फर्दर मोटर से कनेक्ट होती है। तो इसमें जो है हमारा एक होलो कैविटी होती है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं होलो सिलेंडर है, जिसमें हमारा जो है मटेरियल को लोड करा जाता है और उसमें जो हमारे मेटालिक बॉल्स भी उसमें डाली जाती हैं और फिर उसको जो है रोटेट करा जाता है मोटर की हेल्प से, जिसमें उसमें जो है इम्पैक्ट और एट्रिशन क्रिएट होता है। तो वही हमारा इसका सिंपल डायग्राम है। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ये जो था हमारा इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग कैसे करते हैं हम, ओपन द कैप ऑफ द बॉक्स। सबसे पहले हम जो है इस बॉक्स की ये वाली कैप को ओपन कर देंगे एंड एंटर द ड्रग इनटू इट। और हमारा इसमें जो है ड्रग मॉलिक्यूल जो है उसमें हम इसमें डाल देंगे। देन स्टार्ट द मशीन एंड एडजस्ट द स्पीड ऑफ मिल। फिर हम क्या करेंगे, हम ड्रग मॉलिक्यूल डालने के साथ साथ हम जो मेटालिक बॉल्स जो होती है उसको भी इसमें डाल देते हैं। फिर हम जो मशीन को स्टार्ट कर देंगे, उसमें टाइमर लगा देंगे और उसकी स्पीड को जो है एडजस्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। ऑन मीडियम स्पीड इट विल स्टार्ट। फिर जो हम इसको मीडियम स्पीड पे हम जो इसको स्टार्ट कर देंगे एंड रिड्यूस द पार्टिकल साइज़। और फिर जो है ये पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। आफ्टर रिडक्शन फिर जो हमने टाइमर सेट करा था वो टाइमर कंप्लीट होने के बाद इसमें जो है पीप साउंड बजती है। वो साउंड कंप्लीट होने के बाद जो है वो बंद हो जाती है। उसको हम कहते हैं कि हमारा जो है पार्टिकल जो है ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो हमारा रिड्यूस हो चुका है। फिर जो हमारा पीप साउंड बजने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है।
एंड देन एग्जिट आउट द मटेरियल, और फिर जो हम उसका मटेरियल जो भी हमने लोड करा था उसको निकाल लेंगे एंड सेपरेट आउट द बॉल्स फ्रॉम द पार्टिकल्स, और हमने जो मेटेलिक बॉल्स डाली थी उसको हम अलग कर लेंगे अपने ड्रग पार्टिकल्स या फिर हम ड्रग मॉलिक्यूल्स में से हम जो उसको बॉल्स को अलग सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी सिंपल वर्किंग होती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं समझना, मतलब इसको अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो इसमें आपने सिंपल कैप खोलनी है, उसमें मटेरियल लोड करना है, मटेरियल लोड करने के साथ साथ आपको मेटेलिक बॉल्स भी डालनी है। मेटेलिक बॉल्स डालने के बाद इसका जो है आपको टाइमर फिक्स करके अच्छी तरीके से बंद करके इसको मशीन को ऑन कर देना है। मशीन ऑन होएगी तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये रोटेट होगा इसमें जो है इम्पैक्ट और एट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, और इम्पैक्ट और एट्रैक्शन की वजह से इसका जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और हमारा टाइमर कंप्लीट होने के बाद जो हम इसको निकाल लेंगे और इसमें से बॉल्स और मटेरियल्स दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। मटेरियल को हम कलेक्ट करेंगे और बॉल्स को हम जो है दोबारा वॉश करके वापस इसमें दूसरे मटेरियल को रिड्यूस करने के लिए डाल देंगे। तो यही हमारी इसकी सिंपल वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज़, ये जो है पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके मेरिट्स। इट इज़ ईजिली क्लीन, मतलब इसको जो हम ईजिली क्लीन कर सकते हैं। लेस नॉइज़, इसमें जो है हमारी नॉइज़ जो है हमारी कम आती है एज़ कम्पेयर टू अदर इक्विपमेंट्स। लेस एनर्जी यूज़, और इसमें जो हमारी लेस एनर्जी यूज़ होती है, मतलब कम एनर्जी यूज़ होती है इसमें। ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस ईजिली, और सभी तरीके के पार्टिकल्स को हम जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये इसके मेरिट्स थे। नेक्स्ट हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट कैन नॉट रिड्यूस फाइब्रस मटेरियल्स, ये जो हमारा फाइब्रस मटेरियल्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। नॉट रिड्यूस इन वेरी बिग अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, और बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट अगर पार्टिकल्स के हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो जो हम उसको एक बार में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसको हम जो है थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में उसको जो है हम रिड्यूस करेंगे। तो ये हमारे इसके डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समराइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्टिंग ऑफ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए कि आपको जो है कोई भी मशीन को डेवलप करना है तो आप कौन कौन से मतलब कौन कौन सी मटेरियल जो है उसमें यूज़ करेंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो आपको अफेक्ट करेंगे कि कौन सा आपको जो है मटेरियल चूज़ करना है। तो इसमें हमारे 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में क्या होता है, द मटेरियल शुड बी इनर्ट बिकॉज इफ मटेरियल रिएक्ट्स विद द ड्रग देन इट चेंज द एक्शन ऑफ ड्रग। इसमें क्या कह रहा है, हमारा मटेरियल जो है वो हमारा इनर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मटेरियल ही अगर हमारा रिएक्टिव है तो वो हमारा ड्रग के साथ रिएक्ट करेगा और ड्रग के एक्शन को चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो मटेरियल जो है हमें ऐसा चूज़ करना है जो कि हमारा मटेरियल इनर्ट हो। इसमें आ जाता है हमारा कॉन्टेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। द मटेरियल सच एज ग्लासेस, सिलिका जेल्स, लेड, कास्ट आयरन एक्सेट्रा आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस कॉन्टेमिनेशन। हमारे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स को बनाने में, जैसे हमारा कास्ट आयरन हो गया, ग्लास हो गया, सिलिका हो गया और लेड हो गया। इनको हम बनाने के लिए यूज़ तो करते हैं, बट ये जो हमारा कॉन्टेमिनेशन को कॉज कराते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें हमारा कॉन्टेमिनेट करते हैं। सेकेंड आता है कोरोजन ऑफ मटेरियल। मटेरियल शुड बी नॉन कोरोसिव। इफ़ मटेरियल शुड कोरोसिव दे रिएक्ट विद ड्रग एंड इक्विपमेंट गेट कोरोडेड। हमारा जो मटेरियल जो है वो हमारा नॉन कोरोसिव होना चाहिए। अगर हमारा मटेरियल जो है वो हमारा कोरोसिव होगा तो वो हमारा ड्रग के साथ ही रिएक्ट करेगा और हमारा इक्विपमेंट जो है उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे इक्विपमेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड फैक्टर आता है हमारा फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हमारा आ जाता है स्ट्रेंथ, मास, वेयर प्रॉपर्टीज़, थर्मल कंडक्टिविटी, क्लीनिंग और स्टरलाइजेशन। चलिए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेंथ। मटेरियल शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू कैरी हैवी वेट। जो हमारा मटेरियल जो है उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी इक्विपमेंट हम तैयार करेंगे उसमें जो हम जब भी मटेरियल को लोड करेंगे तो उसमें जो है हैवी लोड कैरी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर हमारा हैवी लोड कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होगी तो वो जो है ब्रेक हो सकता है। सेकंड आता है मास, लाइट इन वेट टू ट्रांसपोर्ट और मूव इक्विपमेंट ईजिली। और हमारा जो मास होता है वो हमारा कम होना चाहिए ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है वेयर प्रॉपर्टीज़। देयर आर चांसेस दैट सम सरफेस इक्विपमेंट्स कैन कॉन्टेमिनेट। हमारा यहाँ पे चांसेस होते हैं कि कुछ सरफेस जो होता है वो हमारे टाइम के साथ ब्रेक होना स्टार्ट कर देता है, और वो हमारा ब्रेक होने के बाद हमारा जो भी ड्रग है उसके साथ मिक्स करके हमारा जो है कॉन्टेमिनेशन को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आता है थर्मल कंडक्टिविटी। यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर में डैमेज और फ्रैक्चर मटेरियल। हम हाई टेम्परेचर पर अगर इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे तो उसके वजह से हमारा जो मटेरियल है वो हमारा डैमेज हो सकता है, या फिर हमारा जो हमारा मटेरियल है जिससे हमने जो इक्विपमेंट को बनाया है वो हमारा फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब टूट सकता है। तो उसकी जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो हमारी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्लीनिंग।
क्लीनिंग में क्या होता है, मटेरियल शुड हैव स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग। मटेरियल, जिस मटेरियल से हम जो है इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, वो उसका सरफेस जो है वो हमारा स्मूथ होना चाहिए और हमारा पॉलिश्ड होना चाहिए, ताकि हम ईजिली जो है उसको क्लीन कर सकें। नेक्स्ट आता है हमें स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज एसेंशियल स्टेप इन पेरेंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। स्टरलाइजेशन जो होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, तो इसलिए हमारा मटेरियल इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा ईजिली स्टरलाइज हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में हम बात करेंगे मनी की, मतलब हमारा जो भी कॉस्ट आ रही है हमारी बनने की, उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल बजट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट मस्ट बी कंसिडर। मतलब हमारा जो भी इक्विपमेंट बन रहा है उससे पहले, बनने से पहले हम जो उसका बजट हम तैयार कर लेंगे, कितने बजट में हमारा जो, कितने पैसों में हमारा मटेरियल जो है, इस मटेरियल से हमारा इक्विपमेंट बन के तैयार हो जाएगा, और कितनी उसकी जो है ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट और हमारा जो हमारा मटेरियल का बजट है, हम दोनों ही बना, मतलब उस मशीन को बनाने से पहले हम जो है पूरा जो है बजट उसको क्लियर कर लेते हैं कि इतने में हमारा जो है इकोनॉमिकल फैक्टर, मतलब इतना हमारा जो है कॉस्ट आएगी हमारे इसके बनने में, और इतनी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। तो इसमें हमारा जो है इकोनॉमिकल फैक्टर्स में आ जाता है हमारा प्राइस ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब हमारा इक्विपमेंट्स बनने के बाद कितने का हमें पड़ेगा, प्लस ईयरली मेंटेनेंस, और हमारा साल भर की उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी। तो उस दोनों को हम जो है मेंशन करते हैं हम इकोनॉमिकल फैक्टर्स में। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो गाइस उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। हमें जो है थ्योरी बतानी है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन की, और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से हम जब भी पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं उनकी डेंसिटी के बेस पे, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन में आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है वो हमारी सेडिमेंटेशन के बेस पे वर्क करती है। वी अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू अचीव सेपरेशन बाय डिफरेंस इन डेंसिटी। हमारा इसमें क्या होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमारा पार्टिकल्स का जो हमारा सेपरेशन होता है वो उनकी डेंसिटी के बेस पे होता है, कि जो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो अलग हो जाएगा और जिसकी कम डेंसिटी है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं दो पार्टिकल्स को। पार्टिकल साइज 5 माइक्रोमीटर्स और लेस डू नॉट सेडिमेंट अंडर ग्रेविटी। हमारा 5 माइक्रोमीटर से कम जो पार्टिकल साइज़ होता है वो हमारे ग्रेविटी के अंदर जो है सेडिमेंट नहीं होते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ यूज टू सेपरेट दैम, और उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट ड्यू टू रोटेशन विच एक्ट रेडियली आउटवर्ड। हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब वो हमारे जनरेट होती है हमारी रोटेशन की वजह से, जो कि हमारा रेडियली आउटवर्ड मतलब मूव करती है, मतलब जो कि हमारा रेडियली आउटवर्ड मूव करेगी। जैसे आपका ये जो है हमारा रोटेशन है, इस तरीके से आप जो है रोटेट कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल को, तो इसका जो हमारा रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये जो हमारा रेडियस है रेडियली आउटवर्ड, इस तरीके से हमारा जो है इस तरीके से एक्ट करती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारा ये जो हमारा डायरेक्शन होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। नेक्स्ट अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की, कि सेंट्रीफ्यूगेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है, इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड में से ब्लड सेल्स को सेपरेट करने के लिए हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ड्रग्स प्रेजेंट इन द ब्लड, यूरिन एंड टिश्यू फ्लूइड। मतलब यूरिन, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में से जो भी ड्रग प्रेजेंट है उसको सेपरेट करने के लिए हम जो है सेंट्रीफ्यूगेशन का हेल्प लेते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रिस्टलाइन मटेरियल्स फ्रॉम सस्पेंशन। मतलब किसी भी सस्पेंशन में अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल या फिर क्रिस्टलाइन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए और सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प लेते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम मिल्क में से क्रीम को निकालने के लिए भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प लेते हैं। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन। हम प्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन को ऑब्टेन करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की हेल्प लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन जो आती है सेंट्रीफ्यूगेशंस की। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है हमारे 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड इट्स एप्लीकेशंस। हमें जो फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताना है और उसकी एप्लीकेशंस बतानी है। चलिए देख लेते हैं फूरियर्स लॉ कहता क्या है। It states that rate of heat transfer is directly proportional to the area normal to the direction of heat flow and temperature gradient and inversely proportional to the width of the wall। बेसिकली हमारा फूरियर्स लॉ क्या क्या आ रहा है
आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद करने हैं कि हमारा Q जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है हीट ट्रांसफ़र को। बेसिकली आपका फोरियर्स लॉ जो होता है वो हमारा हीट ट्रांसफ़र के ऊपर है कि कितनी आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। तो इसमें जो हमारा Q जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, कि हमारा हीट ट्रांसफ़र है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा एरिया के। जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। उसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पे, कि जितना ज़्यादा आप हीट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। इसी तरीके से आपका हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ ऑफ द वॉल के, मतलब जितनी ज़्यादा मोटाई होगी इस वॉल की उतनी कम जो है हीट ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरीके से हमारा ये लॉ होता है हमारा फोरियर्स लॉ। इसका अगर आप रिजल्टेंट इक्वेशन देखेंगे तो फोरियर्स लॉ की इक्वेशन हमारी ये वाली आ जाती है। यहाँ हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र जो है वो हमारा इक्वल आ जाता है माइनस के ए डेल्टा टी बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो यहाँ जो हमारा के जो है वो हमारा कांस्टेंट है, क्यू जो है वो हमारा हीट ट्रांसफ़र है, ए जो है वो हमारा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्स जो है वो हमारा थिकनेस है हमारी वॉल की, कि हमारी ये जो वॉल है उसकी हमारी थिकनेस कितनी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स से। फिर हमारा के जो है वो हमारा कांस्टेंट था और हमारा डेल्टा टी जो है वो हमारा चेंज इन टेम्परेचर था। तो इस तरीके से हमारा फोरियर्स लॉ करना है। अगर फोरियर्स लॉ आए तो आपको बेसिकली ये 3 पॉइंट्स तो हमेशा याद रखने ही है, जिससे आप इजीली फोरियर्स लॉ को याद रख सकते हैं। इन 3 पॉइंट से ही आप जो है ये स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फोरियर्स लॉ की एप्लीकेशन से आती है कि हम कहाँ कहाँ फोरियर्स लॉ का यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारा कहाँ आ जाता है इवेपोरेशंस में कहाँ होता है, जो भी हमारे इवेपोरेशंस के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम इवेपोरेटर्स कहते हैं, इवेपोरेटर्स को डिज़ाइन करने में, उनको बनाने में हम जो फोरियर्स लॉ का यूज़ करते हैं। कि कैसे हमारा जो है देखिए यहाँ पर हमारा इवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन है, ड्राइंग है और स्टरलाइजेशन है। इन चारों में ही जो हमारी हीट की ज़रूरत होती है। अब हीट जो हमारी कैसे ट्रांसफ़र होगी उसको हम डिटरमाइन करने के लिए, और कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे जिससे ज़्यादा हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी, तो उसके लिए हम जो है फोरियर्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन फोरियर्स लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शो द बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन विद नीट स्केच। हमें जो प्रिंसिपल बताना है स्टीम डिस्टिलेशन का और एप्लीकेशन बतानी है, और हमें एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है स्टीम डिस्टिलेशन का। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। हमारा 2 बर्नर लगे होते हैं और एक जो हमारी स्टीम कैन होती है वो हमारी कनेक्ट होती है हमारी राउंड बॉटम फ्लास्क से, जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं। इसी में हमारा इमिसिबल लिक्विड जो है वो पड़ा होता है, जो कि हमारा इम्प्योर होता है। इसमें हम वाटर डालते हैं स्टीम कैन में, और फिर जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है वो हमारा कनेक्ट होता है कंडेंसर से, और कंडेंसर जो है वो हमारा वेपर्स को कंडेंस करता है, और वो हमारा फर्दर कनेक्ट होता है रिसीवर से। तो हमारा जो प्योर वॉलेटाइल लिक्विड है वो हम इसमें रिसीवर में रिसीव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा इसका डायग्राम होता है। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स बिगन्स टू बॉयल व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो हमारा इमिसिबल लिक्विड्स इसमें हमारा आरबीएफ में राउंड बॉटम फ्लास्क में प्रेजेंट है, वो हमारा तब बॉयल होना स्टार्ट होगा जब उसका जो सम है हमारा वेपर प्रेशर का वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उस टाइम पे हमारा वो जो हमारा इमिसिबल लिक्विड है वो हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में, और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद जो है हमारा ये जाएगा कंडेंसर में, और वहाँ से कंडेंस होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड में हमारा मिल जाएगा रिसीवर में। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस होती है। बेसिकली हम इसमें देख लेते हैं इट हैपन बिकॉज, आखिर हमारा ये होता कैसे है, मतलब हमारा जो वेपर प्रेशर है वो हमारा इक्वल कैसे होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ये देख लेते हैं। इट हैपन बिकॉज स्टीम हैज़ सम बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा यहाँ से जो हमारी स्टीम जा रही है इसमें उसके पास भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट और कुछ वेपर प्रेशर है, विच मिक्स विद द प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है और उसके जो वेपर प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर देता है, एंड रीच टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रीच करने में, एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स, और लिक्विड जो है वो हमारा इमिसिबल लिक्विड जो है वो हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में। तो इस तरीके से होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, हमारा स्टीम और हमारा स्टीम के पास भी कुछ वेपर्स है, वेपर प्रेशर है, और हमारा इसके पास जब हम इसको हीट देते हैं इसमें भी हमारा कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो इन दोनों का वेपर प्रेशर मिलकर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो तब हमारा जो लिक्विड है वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसका करते क्यों है, क्योंकि हमारा इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हमारा जो है ये बॉयल हो जाए और ये जो है कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर स्टीम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स। ये जो होता है हमारा इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने में हम इसका यूज़ करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का। इट इज़ यूज टू प्योरीफिकेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स की प्योरीफिकेशन में भी हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक वाटर्स।
और एरोमेटिक वाटर्स की प्रिपरेशन के लिए भी हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा स्टीम डिस्टिलेशन डिटेल में। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। हमें जो साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ना है कि साइज रिडक्शन के एप्लीकेशन और उनके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है। इसमें हमारा मैकेनिज्म में आ जाता है कि कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू हम जो है साइज रिडक्शन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है, स्टेशनरी पार्टिकल इज़ हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड। इसमें क्या होता है, हमारा स्टेशनरी ड्रग पार्टिकल्स हमारे पड़े हैं, उसको जो है हमारा बहुत तेज़ी से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको हिट करता है, मतलब उसको मारता है, उससे टकराता है। तो हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स है वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसमें उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट। इसका हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है हैमर मिल। हैमर मिल में क्या होता है, हमारा हैमर जो है बहुत तेज़ी से रोटेट होता है, जो कि हमारा स्टेशनरी ड्रग पार्टिकल से टकराता है और उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, ब्रेकिंग द एजेस ऑफ सॉलिड आइदर बाय इम्पैक्ट और पार्टिकल कोलिजन। हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से उनके जो एजेस होते हैं, मतलब उनके जो किनारे होते हैं वो टूट जाते हैं, उसी को हम कहते हैं एट्रिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो हमारा एट्रिशन के ऊपर ही वर्क करता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, कटिंग, रिड्यूस पार्टिकल साइज थ्रू कटिंग। इसमें क्या होता है, हमारा सॉफ्ट या फिर हमारा फाइब्रस ड्रग जो होती है उसको हम जो है कटिंग के थ्रू जो है उसका पार्टिकल साइज जो है रिड्यूस करते हैं। कटिंग में क्या होता है, बेसिकली हम जो है कट करते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में और इस तरीके से उसका साइज़ जो है रिड्यूस करते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आता है कटर मिल। कटर मिल में जो होता है हमारा ब्लेड लगा होता है जो कि रोटेट होता है और हम एक तरफ से जो है ड्रग पार्टिकल्स को उसमें डालते हैं, जो कि हमारा धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट हो जाता है। लास्ट आ जाता है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या करते हैं हम, ड्रग मॉलिक्यूल्स रिड्यूस थ्रू कंप्रेशन। हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है उसको हम रिड्यूस करते हैं हम कंप्रेशन के थ्रू। अब ये कैसे होता है, हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स है अब ड्रग मॉलिक्यूल्स को ऊपर से हम जब कंप्रेस करेंगे जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा रोलर मिल। तो इसी के साथ हमारे ये 4 मैकेनिज्म थे जिसकी हेल्प से हम जो है साइज़ रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन, कि हम साइज रिडक्शन के क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या यूजेस हैं वो देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है, इट इज़ यूज टू अचीव प्रॉपर मिक्सिंग। प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हम जो है साइज रिडक्शन करते हैं। सेकंड आता है, इट इज़ यूज टू इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमारा सरफेस एरिया और हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव फ्लो ऑफ पाउडर, मतलब हमारा फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। एंड इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट, और हमारा डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करने के लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ एप्लीकेशंस और मैकेनिज्म्स हमारे साइज रिडक्शन के। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटलाइन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्लेनेटरी मिक्सर यूजिंग सुटेबल डायग्राम। हमें जो प्लेनेटरी मिक्सर का प्रिंसिपल बताना है, कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग बताना है और यूजेस बताने हैं, मेरिट्स बताने हैं और डीमेरिट्स बताने हैं। बेसिकली हमें प्लेनेटरी मिक्सर को जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है डिटेल में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से हमारा प्लेनेटरी मिक्सर का डायग्राम होता है। बेसिकली हमारा ये बाउल होता है जिसको हम वेसल कहते हैं। अब बाउल के अंदर जो हमारा ब्लेड है, इस तरीके से हमारा ब्लेड होता है जो कि हमारा प्लेनेटरी मोशन में जाता है, मतलब रोटेट होता है, और यहाँ पे हमारी जो है मोटर लगी होती है जिसके थ्रू ये जो है रोटेट होता है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। डायग्राम को समझने के बाद आप इसकी ईजिली प्रिंसिपल और वर्किंग समझ जाएंगे। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। द ब्लेड टीयर्स द मास अपार्ट एंड शेयर इज अप्लाइड बिटवीन मूविंग ब्लेड्स एंड स्टेशनरी वॉल। जो हमारी बाउल था उसकी वॉल और हमारा ब्लेड के बीच में जो है शेयर अप्लाई करी जाती है। अब ये जो हमारा ब्लेड जो है रोटेट होते हैं जिसकी वजह से हमारा मटेरियल के ऊपर शेयर अप्लाई होती है और उस शेयर की वजह से हमारा जो मटेरियल है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो यही हमारा इसका बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या होता है, प्लेनेटरी मिक्सर हैज़ प्लेनेटरी मोशन। इसमें जो होता है हमारा प्लेनेटरी मोशन होता है, इट रोटेट ऑन इट्स सेंट्रल एक्सिस। ये जो होता है अपनी सेंट्रल एक्सिस के आसपास जो है रोटेट होता है, सो दैट इट रीच ऑल द पार्ट ऑफ द वेसल, जिसकी वजह से ये जो है बाउल के या फिर वेसल के पूरे चारों तरफ जो है ईजिली पहुंच जाता है। क्लोज क्लियरेंस ओवर द साइड, और जो हमारा साइड्स होती है उसके बीच में हमारा जो है बहुत अच्छे से ये जो है क्लियरेंस होती है इसकी, मतलब बहुत अच्छे से है ये मिक्स करता है। मिक्सिंग इसकी प्रोसेस बहुत अच्छे से होती है क्योंकि इसमें जो है हमारा डेड स्पॉट बहुत कम होते हैं। एंड बॉटम ऑफ द बाउल हेल्प्स इन होमोजीनियस मिक्सिंग, और ये जो होता है हमारा इसकी क्लियरेंस बहुत अच्छी होने की वजह से ये जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सिंग को प्रोड्यूस करता है। मटेरियल इंट्रोड्यूस फ्रॉम द टॉप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेंगे हम ऊपर से।
मूविंग पाउडर थ्रू द ब्लेड्स, शेयर इज अप्लाई। फिर जो हमारा ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट होंगे। अब ब्लेड जो है वो हमारा प्लेनेटरी मोशन में रोटेट होंगे, जिसकी वजह से हमारा पाउडर जो है वो हमारा मूव होना स्टार्ट होगा। अब पाउडर जो है मूव होगा तो हमारा ब्लेड के रोटेट होंगे तो हमारा पाउडर मूव होगा, और पाउडर मूव होगा तो उसमें जो है हमारा शेयर अप्लाई होगा। शेयर जब हमारा मटेरियल पे अप्लाई होगा तब क्या होगा हमारा, एंड पाउडर्स मेक्स अपवर्ड मूवमेंट्स, और हमारा पाउडर में जो है हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम टम्बलिंग मोशन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं टम्बलिंग मोशन इज ऑब्टेन्ड, जिसकी वजह से हमारा टम्बलिंग मोशन जो है वो हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। इनिशियली ब्लेड मूव स्लोली फॉर प्री मिक्सिंग। स्टार्टिंग में हमारे जो ब्लेड्स होते हैं वो हमारा थोड़ा धीरे घूमते हैं क्योंकि हमारा प्री मिक्सिंग हो सके, एंड स्पीड इंक्रीजेज फॉर एक्टिव मिक्सिंग। और फिर हमारा प्री मिक्सिंग हो जाने के बाद हम जो है स्पीड को बढ़ा देंगे ताकि हमारी एक्टिव मिक्सिंग हो सके। इसकी वर्किंग जो है बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझनी है तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम जो है बाउल लेंगे, बाउल में हमने मटेरियल को लोड कर दिया है। अब मटेरियल ऊपर से डाल देंगे और फिर हम जो है ब्लेड्स को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अब ब्लेड्स जैसे रोटेट होना स्टार्ट होंगे तो वो जो है हमारा पाउडर जो है ऊपर नीचे मूव होगा। अब पाउडर ऊपर नीचे मूव होने की वजह से वहाँ पर जो है टम्बलिंग मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब टम्बलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारा मिक्सिंग होती है। सबसे पहले इसमें जो है हमने प्री मिक्सिंग के लिए हमने जो है इनिशियली हमने स्टार्टिंग में जो ब्लेड की स्पीड जो वो हम स्लो रखते हैं, फिर प्री मिक्सिंग हो जाने के बाद जो हम स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि हमारी एक्टिव मिक्सिंग हो सके। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। लो स्पीड यूज फॉर ड्राई मिक्सिंग। लो स्पीड जो है वो हम यूज़ करते हैं हम ड्राई मिक्सिंग करने के लिए। एंड फास्ट स्पीड यूज इन वेट ग्रेनुलेशन, और हमारा वेट ग्रेनुलेशन के लिए हम जो है फास्ट स्पीड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। नो डेड स्पॉट, इसमें जो है कोई भी डेड स्पॉट नहीं है। डेड स्पॉट क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो है मिक्सिंग नहीं होती है, जहाँ पे मतलब जो ब्लेड्स हैं उसका इफेक्ट जो है नहीं होता, जिसकी वजह से मिक्सिंग वहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। जो मटेरियल है वैसा का वैसा ही एग्जैक्ट वैसा ही रहता है, तो वो जो है उसे हम कहते हैं डेड स्पॉट। सेकंड आता है हमारा स्पीड ऑफ रोटेशन कैन बी कंट्रोल, और इसकी जो हमारी स्पीड है रोटेशन की, ब्लेड्स के रोटेशन की स्पीड जो है उसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इसके डीमेरिट्स। रिक्वायर हाई पावर, इसमें जो होता है हाई कंजप्शन होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड आता है लिमिटेड कैपेसिटी, और हमारा इसकी कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब एक टाइम पे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 50 kg जो है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम लार्ज स्केल पे यूज़ करना चाहें तो इसको जो है लार्ज स्केल पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। यहाँ सिर्फ हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है इसलिए ये थोड़ा शॉर्ट है। आप जब इसको एग्जाम में लिखेंगे तो इसको जो है एक एक पॉइंट को आप जो है एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसमें पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला आता है सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। हमारा सरफेस एरिया जो होता है हमारा फिल्टर मीडिया का, वो अफेक्ट करता है हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। जैसे आप फिल्टर मीडिया का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे वैसे आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड आता है पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड। जैसे जैसे पार्टिकल साइज़ को आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड आता है फिल्टर केक। जैसे जैसे रेट ऑफ जो हमारा फिल्टर केक की थिकनेस है वो हमारी बढ़ती है, वैसे वैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो हमारा डिक्रीज़ होता चला जाता है। ये जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी की तरह हमारा विस्कोसिटी भी होता है। विस्कोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ईटा जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के, कि जैसे जैसे आप जो है स्लरी की विस्कोसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लास्ट आता है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है हमारा, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। जैसे जैसे आप प्रेशर डिफरेंस को इंक्रीज़ कर देंगे वैसे वैसे आपका जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फिल्टर लीफ विद क्लियर एंड लेबल डायग्राम। हमें जो है फिल्टर लीफ का प्रिंसिपल और वर्किंग बतानी है उसके डायग्राम के साथ। हमारा फिल्टर लीफ का डायग्राम जो है वो इस तरीके से होता है। ये जो है लीफ शेप का होता है जिसको हम जो है स्लरी के अंदर डाल देते हैं, और ऊपर से जो होता है हमारा ये पाइप होता है जिसके थ्रू हमारा जो है पंप लगा होता है। अब पंप क्या करता है, इसमें जो है सक्शन क्रिएट करता है जिसमें से जो स्लरी में से जो वाटर है वो हमारा बाहर निकल जाएगा, इस पाइप के थ्रू हमारा बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो सॉलिड कंटेंट है वो इस फिल्टर क्लॉथ के ऊपर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये फिल्टर शेप का, ये जो हमारा लीफ शेप का ये हमारा है फिल्टर क्लॉथ, और इसके ऊपर जो हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा फिल्टर केक। इसको हम जो है स्लरी के अंदर डुबो देते हैं तो हमारा चारों तरफ जो हमारा स्लरी प्रेजेंट होती है। और ये जो होता है हमारा इंटरनल फ्रेम होता है, और हमारा इंटरनल फ्रेम में जो हमारा ड्रेनेज स्क्रीन होती है जिसके थ्रू हमारा जो वाटर कंटेंट है वो हमारा निकल के ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे हमारा जो पंप लगा होता है और पंप के थ्रू हम जो है फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं।
अ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज स्क्रीन इज़ कवर्ड विद अ फिल्टर क्लॉथ। हमारी एक जो है लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज स्क्रीन होती है जो कि हमारा फिल्टर क्लॉथ से चारों तरफ से कवर होती है। द मैकेनिज़्म इज़ सरफेस फिल्ट्रेशन, और इसका मैकेनिज़्म जो होता है वो हमारा सरफेस फिल्ट्रेशन के बेस पे होता है। एंड एक्ट एज सीव एंड स्ट्रेनर, और ये जो होता है हमारा सीव और स्ट्रेनर की तरह एक्ट होता है। वैक्यूम और प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, और इसमें जो है हमारा वैक्यूम और प्रेशर हम जो है अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो हम उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो वही हमारा बता रखा है। इसमें जो है हम वैक्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम पंप लगा लेंगे जिसकी वजह से हमारा इसमें जो है हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जो हमारा वाटर कंटेंट है वो हमारा ड्रेनेज स्क्रीन के थ्रू ऊपर हमारा फिल्ट्रेट में कलेक्ट हो जाएगा, और हमारा जो भी सॉलिड कंटेंट है वो हमारा इसके फिल्टर क्लॉथ के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिल्टर लीफ की वर्किंग देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है लीफ इज़ इमर्ज इन द स्लरी। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल्टर लीफ लेनी है और उसको स्लरी के अंदर डुबो देना है। वैक्यूम सिस्टम कनेक्टेड टू द फिल्ट्रेट आउटलेट, और फिल्ट्रेट आउटलेट जो है वहाँ से आप जो है एक वैक्यूम पंप जो है कनेक्ट कर देंगे जिसके थ्रू हमारा जो है सक्शन क्रिएट होगा। स्लरी पासेस थ्रू द फिल्टर क्लॉथ, हमारा क्या होगा फिर जब हम पंप को ऑन करेंगे तो हमारा स्लरी जो है वो धीरे धीरे पास करेगी हमारे फिल्ट्रेट क्लॉथ को। फाइनली फिल्ट्रेट एंटर्स द ड्रेनेज कनाल, और हमारा फिल्ट्रेट जो है वो धीरे धीरे ड्रेनेज कनाल तक पहुँचेगा। एंड गोज थ्रू द आउटलेट इनटू द रिसीवर, और हमारा आउटलेट के थ्रू हमें रिसीवर में फिल्ट्रेट हमें मिल जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेट जो है वो हमारा लिक्विड कंटेंट जो था वो हमें रिसीवर में मिल गया, और हमारा जो भी स्लरी का सॉलिड कंटेंट था वो जो है फिल्टर क्लॉथ के सरफेस पे चिपक गया। अब उसका क्या करेंगे हम, एयर इज़ पास्ड टू फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, फिर हम जो है एयर पास करवाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, विच फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ केक, और जो भी हमारा फ़िल्टर केक हमारा सरफेस पे जो हमारा फ़िल्टर क्लॉथ के सरफेस पे जम गया है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें जो हम अपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्लो करवा देंगे जिसकी वजह से हमारा जो भी एक केक जो है वो हमारा जमा हुआ है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा फ़िल्टर लीफ की वर्किंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। गाइस उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ ड्राइंग यूजिंग रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। हमारा जो है रेट ऑफ ड्राइंग कर्व की हेल्प से हमें जो है डिफरेंट फेजेस बताने हैं हमारे ड्राइंग के। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। हमारा ड्राइंग कर्व जो हमारा इस तरीके से होता है। बेसिकली हमारा ड्राइंग कर्व क्या होता है, हमारा रेट ऑफ ड्राइंग और हमारा वाटर कंटेंट के बीच में जो हमारा ग्राफ प्लॉट होता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग कर्व। इसमें हमारे दो फेजेस आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट रेट पीरियड, और सेकंड आता है हमारा फॉलिंग रेट पीरियड। कांस्टेंट रेट पीरियड में क्या होता है, द मॉइस्चर वेपराइज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ड्राइंग सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो मॉइस्चर है हमारा किसी भी सरफेस पे से हमारा पर यूनिट टाइम जो है हमारा कॉन्स्टेंटली वेपराइज फॉर्म में जा रहा है। मतलब ये जो हमारा मॉइस्चर जो है वो हमारा कॉन्स्टेंटली हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट रेट पीरियड। बेसिकली अगर आप इसको हिंदी में समझेंगे तो हमारा इसमें क्या कह रहा है कि हमारा जो मॉइस्चर है वो हमारा कांस्टेंट रेट से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और हमारा रिमूव हो रहा है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट रेट पीरियड। फिर आता है हमारा फॉलिंग रेट पीरियड। फॉलिंग रेट पीरियड जैसा कि आप नाम से ही बता सकते हैं कि इसमें हमारा जो रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो हमारा सडनली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वही हमारा बता रहा है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वेपराइज्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ड्राइंग सरफेस डिक्रीजेज कंटिन्यूसली। वही हमारा बता रहा है कि जहाँ हमारा मॉइस्चर है जो कि हमारा वेपराइज हो रहा है वो हमारा बहुत तेज़ी से गिरता है, मतलब डिक्रीज होता है, उसी को हम कहते हैं फॉलिंग रेट पीरियड। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, जिसको हम शॉर्ट में CMC भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछ लेता है, डिफाइन क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है द ब्रेक पॉइंट ऑफ 2 जोन्स। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है, ये जो था हमारा ब्रेक पॉइंट होता है 2 जोन्स के बीच का, वेयर द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द कांस्टेंट रेट ड्राइंग पीरियड एंड्स एंड फॉलिंग रेट ड्राइंग पीरियड स्टार्ट। ये क्या कह रहा है, हमारा क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट रेट ड्राइंग पीरियड जो है वो हमारा खत्म होता है और हमारा फॉलिंग रेट ड्राइंग पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, जो कि हमारा यहाँ पर ड्राइंग कर्व में हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट B रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कंडीशन फॉर प्रोडक्ट सरफेस, और हमारा पॉइंट B जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कंडीशंस को। नेक्स्ट आता है हमारा कर्व BC। कर्व BC क्या कह रहा है, हमारा कर्व BC को हम कांस्टेंट रेट ड्राइंग पीरियड कहते हैं। इट रिप्रेजेंट रिमूवल ऑफ अनबाउंड वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट। हमारा अनबाउंड वाटर जो है रिमूव होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कर्व BC। नेक्स्ट आता है हमारा कर्व CD। कर्व CD ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड कहते हैं। इसमें जो होता है हमारा वेटेड स्पॉट इन सरफेस कंटिन्यूसली ड्राइंग, मतलब हमारा जो है वेटेड स्पॉट जो है वो हमारे कंटिन्यूसली घटते रहते हैं, मतलब डिक्लाइन होते रहते हैं अनटिल द सरफेस इज ड्राई, जब तक हमारा सरफेस जो है बहुत पूरी अच्छी तरीके से सूख ना जाए।
फिर आता है हमारा कर्व्ड डी ई। कर्व डी ई क्या आता है हमारा, इसको हम कहते हैं सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड। इसमें आता है इट बिगेंस एट पॉइंट डी, ये जो हमारा पॉइंट डी से स्टार्ट होता है और ई तक ख़त्म हो जाता है। व्हेन द सरफेस इज़ कम्प्लीटली ड्राई, ये हमारा कब होता है, हमारा कर्व डी ई जो है वो तब आता है जब हमारा सरफेस जो है वो हमारा कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट करता है कर्व डी ई, इसको हम सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट सी। पॉइंट सी के रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट डिक्रीज इन ड्राइंग रेट स्टार्ट। ये जो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ड्राइंग रेट जो है वो हमारा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। एंड इज़ रेफर टू अस क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, और इसी को हम जो है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्राइंग रेट का फॉर्मूला। ड्राइंग रेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ड्राई सॉलिड। नेक्स्ट आता है हमारा लॉस ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। लॉस ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वेट सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है कि गाइस आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में जो है ड्राइंग कर्व को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज हमने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2021-22 का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से डिटेल में आप सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स प्रैक्टिकल फाइल से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।